टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के अंदर ई-वे बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ TDS का भी वर्किंग हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग आज ये देखने की कोशिश करेंगे। आज का एजेंडा अपना है हाउ टू क्रिएट ई-वे बिल, हाउ टू डू TDS वर्किंग एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहला सेक्शन है ई-वे बिल, तो हम लोग ई-वे बिल को पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और उसके बाद में अगला जो टॉपिक है TDS की तरफ रुख करेंगे। आप में से कई सारे लोग जो है, क्योंकि अभी ई-वे बिल का प्रोसेस कोई नया नहीं है, काफी समय से ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन फिर एक बार इसको रिविजिट करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि अभी एक एग्जांपल है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई एक FMCG डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है ब्लू कलर और का अगर वो सर, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि इको नहीं सुनाई देगा, प्लीज। यस, तो हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि से फॉर एग्जांपल कोई FMCG डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई बड़े बिजनेस हाउस है और अगर सपोज उनको टैक्स इनवॉइस के साथ साथ अगर ई-वे बिल जनरेट करना है और उसमें अगर लाइन ऑफ आइटम्स से 200 500 इतना अगर वॉल्यूम है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये ई-वे बिल पोर्टल का स्क्रीन है। नॉर्मल केस में हम लोग जब ई-वे बिल में लॉगिन करते हैं तो एक इस टाइप का आपको स्क्रीन वहां पे दिखाई देता है। सर प्लीज पार्टिसिपेंट अगर किसी ने अनम्यूट नहीं किया है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, प्लीज। तो नॉर्मल केस में हम लोग को ई-वे बिल का स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देता है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में वो आपको आपका जो कुछ भी यूजर आईडी है वो पूछता है और उसके साथ में उसका पासवर्ड पूछता है। तो अभी एग्जांपल हम लोग ये लेने की कोशिश कर रहे थे, अगर सपोज एक टैक्स इनवॉइस में मेरे 100 200 या 500 स्टॉक आइटम है, तो मुझे ई-वे बिल अगर जनरेट करना है तो उतने सारे प्रोडक्ट मुझे ई-वे बिल के पोर्टल पे 1 बाय 1 फीड करने पड़ेंगे और उसके बाद में जाके मेरा ई-वे बिल जनरेट होगा। तो एक पहला एक चैलेंज एक ये आता है कि इतने सारे स्टॉक आइटम मुझे वो ई-वे बिल के पोर्टल पे फीड करने पड़ेंगे। और दूसरा एक ऑप्शन है, दूसरा एक चैलेंज ये क्या आता है कि से फॉर एग्जांपल एक ही गाड़ी में, एक ही व्हीकल के अंदर 4 या 5 अलग अलग पार्टीज का अगर मेरा माल मटेरियल जा रहा है, तो मटेरियल जाते वक्त मुझे उतने नंबर ऑफ ई-वे बिल जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये दोनों सिनारियो का अगर मैंने देखा तो मेरे अकाउंटेंट का आधे से 1 घंटा तो मिनिमम इसी में निकल जाएगा। और ऐसे अगर डे इन डे आउट में 4 या 5 ट्रांजैक्शन रहेंगे तो आप सोचिए कि कितना सारा क्रिएटिव वर्क उसमें किल हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग को अभी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एज द प्रोडक्ट नेम सजेस्ट पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, टैली ने ई-वे बिल का प्रोसेस भी एकदम सिंपल और इजी करके दे दिया है। से ये रहा मेरा नॉर्मल केस में, अगर मैं ई-वे बिल पोर्टल में लॉगिन करता हूं तो मुझे यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और उसका जो कुछ भी कैप्चा कोड जो दिया हुआ है, तो इतना डालने के बाद में मैं ये ई-वे बिल के पोर्टल पे लॉगिन कर सकता हूं।
लॉगिन करने के बाद में सबसे पहला जो बेसिक स्क्रीन आता है जिसको हम लोग होम पेज बोलते हैं या बेसिक वेबसाइट का जो ओपनिंग पेज बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाएंगे देंगे जिसको डैशबोर्ड भी बोला जाता है कि भाई इसमें टोटल अभी तक आपने कितने ई वे बिल जनरेट किए हैं, उनमें से कितने कैंसिल हो गए हैं, कितने रिजेक्ट बाय मी है या कितने रिजेक्ट बाय द अदर पार्टी है। तो इस टाइप का इसका सिनेरियो है। एक टिपिकल अगर मैं ई वे बिल मैनुअल जनरेशन का अगर स्क्रीन देखने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे मुझे ई वे बिल एंट्री फॉर्म दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे मुझे सप्लाई टाइप में सिलेक्शन करना पड़ता है वेदर ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है। फिर उसका जो सब टाइप है वो सप्लाई है, या उसके बाद में एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, एसकेडी है, रेसिपिएंट नॉट नोन है, फॉर ओन यूज है। तो इतने सारे जो ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस मुझे फिलअप करने पड़े और तब जाके कहीं मुझे मेरा ईवे बिल से पोर्टल से जनरेट हो जाएगा। राइट। So let us see how automation can help. With automation, you can create a JSON file to generate a e-way bill. और इसमें हमको ऑप्शन अभी क्या क्या मिलता है, जीएसटी टैक्स इनवॉइस मेरा जनरेट होगा, ई-वे बिल जनरेट होगा और उसका जो मुझे जीएसटी रिटर्न में आएगा। हेलो। हाँ बोलो शुभम। हाँ हाँ बोल शुभम। हेलो। यस बोलो। म्यूट कर शाला का पावली पर म्यूट कर बरं एक मिनिट, कारण त्याच्यामुळे केलं आता त्यांना म्यूट केलेलं आहे। ओके या राइट, थैंक यू जी। राइट, अभी ये एक्सप्लेनेशन लेने के बाद में हम लोग अभी सीधा टैली के स्क्रीन में जाते हैं। तो एक ही मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको टैली का स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उसमें आपको फिर एग्जैक्टली कैसे ई-वे बिल जनरेट होता है। या कोई मुझे कंफर्म करेगा कि टैली का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। या थैंक यू जी। अभी देखिए, नॉर्मल केस में जब मैं जीएसटी टैक्स इनवॉइस जनरेट करता हूं तो उसमें मैं टोटल प्रोसेस का 90-95% जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी फिलअप कर रहा हूं। और अगर मुझे ई-वे बिल जनरेट करना है तो ई-वे बिल जनरेशन के लिए मुझे हार्डली 4 या 5 जो इंफॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा लगती है। वो अगर मैंने उतनी अगर उनमें फिलअप कर दी तो मुझे फिर ई-वे बिल जनरेशन के लिए पोर्टल पे अलग से काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो बाई चांस हमने इन बिटवीन कहीं टैली का रिलीज अपडेट नहीं किया होगा तो सबसे पहले हमको टैली का रिलीज अपडेट करके और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है 6.6.2 में आना चाहिए, पहली बात। और दूसरा सेकंड कंसेप्ट एक ऐसा है कि ई-वे बिल जनरेशन अगर मुझे ऑन करना है तो ऑन करने के लिए सबसे पहले हम लोग F11 फीचर्स में आते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। एज सच हम लोगों ने जीएसटी ऑलरेडी एनेबल करके रखा हुआ है। अभी उसके नीचे आपका सेकंड ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। इसको मैं जैसे ही यस करूंगा तो यस करने के बाद में कि यहाँ तक तो सारी इंफॉर्मेशन मेरी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो हम लोग जीएसटी एनेबल करते वक्त फिलअप किया हुआ है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में आएगा मुझे ई-वे बिल एप्लीकेबल, यस करना है मुझे। फिर उसके बाद में वो एप्लीकेबल डेट पूछता है। नॉर्मली ये ई-वे बिल जो है 2000 जनवरी 2018 से एप्लीकेबल हुआ है। आप चाहिए तो उसको करंट जो फाइनेंशियल ईयर है कंपनी का तो वो भी डेट डाल सकते हैं, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पूछता है थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं इनवॉइस वैल्यू।
फिर उसके बाद में थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000। तो अभी ये 50,000 का मतलब क्या होता है कि जो आपने आउटसाइड यूर स्टेट, जैसे हम लोग अभी महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो हम लोग अगर महाराष्ट्र के बाहर अगर हम लोगों ने कोई टैक्स इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस बनाया है और उसका टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, तो विद इन महाराष्ट्र रहेगा, आउटसाइड महाराष्ट्र आईजीएसटी रहेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस आईजीएसटी, अगर ये वैल्यू 50,000 एंड अबव अगर जाता है, 50,000 या इक्वल और ग्रेटर देन 50,000, तो हमको ई वे बिल कंपलसरी बनाना चाहिए। अभी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हम लोग क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई हम लोग जो वर्किंग करते हैं तो कई बार सोचते हैं कि भाई ई वे बिल नहीं बनाया तो क्या होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी चीज नहीं करने से क्या होता। तो अगर हम लोग ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे तो उसके लिए ₹10,000 10,000 का पेनल्टी है। तो अगर मतलब उतना चार्जेस हम लोग गवर्नमेंट को पे कर देंगे। हाँ बोलो शुभम। हेलो शुभम। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक, आप लोगों तक? हेलो। आ रही ओके आ सर, रही है। धन्यवाद, या थैंक यू जी। तो अगर मैं ई वे बिल जनरेट नहीं करूंगा तो मुझे ₹10,000 तक का पेनल्टी लग सकता है। तो जितना मैंने बिजनेस में नहीं कमाया उतना तो मुझे गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने और ई वे बिल जनरेट करके पोर्टल पे डालते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, क्योंकि जीएसटी के रूल में अब ये भी उन्होंने प्रोविजन या नोटिफिकेशन ये दे रखा है कि अगर आप बिल जो टैक्स इनवॉइस जो जनरेट कर रहे हैं, अगर वो आपका विद इन यूर स्टेट भी है, तो जैसे हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो हमको भी ई वे बिल कंपलसरी है। और उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो लिमिट दिया है वो 1,00,000 रुपए का है। इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी, अगर ये तीनों मिला के अगर इनवॉइस वैल्यू मेरा 1,00,000 या उसके ऊपर जाता है तो मुझे ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। तो बस ये इतना एक सेटिंग करने के बाद में आवर सिस्टम इज रेडी टू जनरेट ई वे बिल। ओके, अभी इसमें बेसिक 3 कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहला एक ये है कि टैली के अंदर मुझे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर मुझे ई वे बिल का प्रोसेस अप्लाई करके देना है, जो अभी हमने देखा। फिर उसके बाद में अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिनके माध्यम से हम लोग ये मटेरियल अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स हम लोग को डालना उसके अंदर जरूरी है। और सेकंड कंसेप्ट एक ये है कि जैसे एज अ बिजनेस हाउस जीएसटीएन ने हम लोग को एक जीएसटीएन नंबर दे रखा है, वैसे ही अगर कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जीएसटीएन पोर्टल पे अप्लाई करती है तो उनको भी जीएसटी का एप्लीकेशन नंबर आता है और वो नंबर उनको उनके कम्युनिकेशन में मेंशन करना जरूरी है। तो अभी हम लोग एक देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर का लेजर मुझे कैसे क्रिएट करना है। जैसे गेटवे ऑफ टैली मास्टर में आ गए हम लोग, अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद में लेजर्स। और सिंस ऑलरेडी एक लेजर मैंने ट्रांसपोर्ट का बना रखा है, से फॉर एग्जांपल अजंता ट्रांसपोर्ट, तो ये यहाँ पे ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आते हैं, हाँ ये देखिए, अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे उनका यहाँ पे और यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे पूछ रहा है कि इज अ ट्रांसपोर्टर, तो उसको हमको यस करना है। और यस करने के बाद में उनका ट्रांसपोर्ट आईडी हम लोग को यहाँ पे नमस्ते सर जी।
एकदम बढ़िया सर। ओके, तो जैसे ही मैंने ट्रांसपोर्टर का लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो इस ट्रांसपोर्टर हमको यहाँ पे यस करना है और उसके नीचे ट्रांसपोर्ट आईडी आएगा, वो ट्रांसपोर्ट आईडी डालना है। तो इस तरीके से मैंने ट्रांसपोर्टर का लेजर क्रिएट कर रखा है। अभी नेक्स्ट है मुझे ई वे बिल जनरेट करना है। तो अभी ई वे बिल जनरेट करने के लिए से हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में चले गए, फिर उसके बाद में मैंने सेल्स ले लिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे मेरा रेफरेंस नंबर आ गया। से मैं कोई पार्टी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है जिनको मुझे अभी यहाँ पे मटेरियल भेजना है, से वो मैंने पार्टी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, मुझे जो मुझे डिस्पैच करना है वो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी टैली क्या करता है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है कि टैली को हमने जीएसटी के सेटिंग्स में ये बता दिया है कि अगर आउटसाइड महाराष्ट्र से आउटसाइड स्टेट रहेगा तो 50,000 एंड अबोव है, एंड विद इन महाराष्ट्र अगर रहेगा या विद इन स्टेट रहेगा तो 1 लाख एंड अबोव है। तो हम लोग देखते हैं कि टैली ये प्रोसेस फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने टैक्सेशन लेजर लगा दिया, CGST SGST। तो आप में से सभी लोग देख पा रहे होंगे उसके अंदर के टैक्स इनवॉइस का मेरा कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक हो गया है, लेकिन यहाँ से कहीं पे भी वो मुझे ई वे बिल के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये जो पार्टी है ये विद इन स्टेट वाली पार्टी है और इसका इंक्लूडिंग जीएसटी जो टैक्स इनवॉइस मेरा बन रहा है वो 82,600 है, मतलब वो 1 लाख को अभी भी क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे वो ई वे बिल का ऑप्शन नहीं पूछ रहा है। तो अभी अगर मुझे ई वे बिल के रूल के हिसाब से अगर जाना है, तो ई वे बिल के रूल के लिए अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ओके, तो जैसे ही ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स ये अमाउंट जैसे ही 1 लाख रुपए क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे मुझे ई वे बिल का ऑप्शन आ गया, प्रोवाइड जीएसटी ऑब्लिक ई वे बिल डिटेल्स। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं तो ये ऑप्शन हमेशा यस आता है। यस को जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये एक्चुअली मेरा अपना सप्लीमेंट्री डिटेल्स का विंडो है, जहाँ पे टैली आपको ई वे बिल के डिटेल्स मांगता है। और इसमें आप देखेंगे जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 95% जो इंफॉर्मेशन है वो टैली ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस से कैप्चर कर रहा है। हम लोग को खाली 4 या 5 चीजें एडिशनली डालनी है जो मैंडेटरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डिस्टेंस डालना है। ओके, फिर उसके बाद में अगर कोई ट्रांसपोर्टर है मेरा, जैसे हम लोगों ने अजंता ट्रांसपोर्ट लेजर क्रिएट कर रखा था तो वो सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे हमने ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट किया तो उसका ट्रांसपोर्ट आईडी लेजर में सेव किया था, उसने ऑटो पिकअप कर लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे वो व्हीकल नंबर पूछ रहा है। अभी नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे व्हीकल नंबर अगर मुझे डालना है तो हम लोग डैश डॉट स्पेस वो यूज करते हैं, जैसे एम एच डैश 15 डैश AS डैश 1234। तो इसमें हम लोग को पंक्चुएशन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। व्हीकल नंबर जो है विदाउट स्पेस विदाउट गैप कैपिटल में डालना है। से फॉर एग्जांपल MH15AS1234 फॉर एग्जांपल ये हम लोग का व्हीकल नंबर है। ओके, फिर उसके बाद में वो पूछता है कि भाई व्हीकल टाइप क्या है आपका, रेगुलर है या ओडीसी है, मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो। नॉर्मल केस में व्हीकल टाइप ये रेगुलर ही होता है, लेकिन ओडीसी या ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब क्या होता है, हम में से कई लोगों ने देखा होगा कि
फोर व्हीलर जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो जो बड़ा 70 फीट वाला जो ट्रेलर आता है, तो उसको ओडीसी, ओवर डायमेंशनल कार्गो बोला जाता है। नॉर्मल केस में हमारा ट्रक, टेम्पो वगैरह जो है वो सब रेगुलर होता है। फिर उसके बाद में इसका जो टैक्स का इनवॉइस का जो मेरा डेट है वो मुझे वहां पे मेंशन करना होता है। ठीक है, और आप जैसे ही इसको सेव करेंगे, से फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस कोई इंफॉर्मेशन गलत है या कोई इंफॉर्मेशन मेरी रह गई है, तो टैली इमीडिएटली वार्न करेगा। जैसे यहाँ पे अभी एक वार्निंग आ गया है कि मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फॉर ई वे बिल इज नॉट स्पेसिफाइड और इनवैलिड, और ब्रैकेट में आपको दिया है वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेड। ओके, तो अगर मैं फोर्सफुली अगर इसको एक्सपोर्ट भी कर दूं, तो सबसे पहला तो एक ये है एक्सपोर्ट नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सपोर्टेड फाइल रहेगी, ये जैसे ही मैं पोर्टल पे डालूंगा तो वहां पे एरर आ जाएगा। तो इट्स बेटर है कि हम लोग एरर फ्री रिकॉर्ड पोर्टल पे अपलोड करें, ना कि एरर वाले रिकॉर्ड्स, राइट। अभी उसने टैली ने जो एरर मुझे वार्निंग में दिया था, वो एरर अभी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ओके, अभी जैसे ही यहाँ पे ये एक्सपोर्ट मतलब एक्सेप्ट यस और नो, अगर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, तो टैली तुरंत क्या करता है कि इसका जो ई वे बिल का फाइल है वो जेसोन फाइल जनरेट कर देता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि एक्सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर ई वे बिल, यहाँ पे आपका फाइल का फॉर्मेट आ गया, जेसोन फाइल है। फिर उसके बाद में उसका एक्सपोर्ट लोकेशन दे दिया है, और उसके नीचे वहाँ पे दिया है आपको टैक्स इनवॉइस नंबर, उसके बाद में डेट, और उसके बाद उसका टाइमिंग और फाइल का एक्सटेंशन जेसोन। इस तरीके से ये आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मुझे ये किसी कारणवश मुझे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट करना है, तो टैली मुझे वो भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे केस में हम लोग एक्सपोर्ट को नो बोलेंगे। जैसे ही नो करेंगे तो आपको वो फॉर्मेट पूछता है कि भाई ये वेदर एक्सेल फॉर्मेट है, ईवे बिल डिटेल स्प्रेडशीट में चाहिए, या फिर आपको जेसोन फाइल चाहिए जो पोर्टल पे अपलोड होगा, राइट। से फॉर एग्जांपल मुझे ये जेसोन फॉर्मेट में चाहिए। ओके, अभी जैसे ही मैंने इसको एक्सपोर्ट को यस बोल दिया, तो अभी टैली ने क्या किया, यहाँ पे एक ये स्पेसिफाइड फोल्डर में मेरा एक जेसोन फाइल जनरेट करके मुझे दे दिया है। और साथ ही साथ अभी वो क्या कर रहा है, टैली में मुझे पूछ रहा है कि अभी इसका ईवे बिल नंबर क्या है, राइट। तो अभी अगर मुझे इसका ईवे बिल अगर जनरेट करना है, तो मुझे मैं क्या करूंगा, इसको पोर्टल पे लॉगिन करूंगा, जैसे हमने अर्लियर स्लाइड्स में आपको दिखाया था, राइट। तो ये हो गया आपका ईवे बिल का साइट। ईवे बिल के साइट पे आपने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद में आपको ईवे बिल का यहाँ पे ऑप्शन आता है। नॉर्मल केस में हम लोग ईवे बिल में जाके जनरेट न्यू को क्लिक करते हैं, तो उसके बजाय उसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जनरेट बल्क। ठीक, एक मिनट में कोशिश करता हूँ कि पोर्टल पे लॉगिन करके आपको दिखाई दे दूं। एक मिनट, मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ में। यस, मेरे ख्याल से अभी सभी लोगों को ईवे बिल पोर्टल की स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पे यूजर आईडी आ गया आपका ईवे बिल सिस्टम में। एक मिनट, लेट मी शो यू वंस अगेन। ओके, सी ये मेरा ईवे बिल पोर्टल का लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही मैंने लॉगिन को क्लिक कर दिया, लॉगिन को क्लिक करने के बाद में
एक मिनट है, राइट, ओके। हम लोग जीएसटी के पोर्टल से भी ई वे बिल में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे ई वे बिल साइट पे कहीं दिक्कत आ रही है, लेट अस सी। ठीक है, अभी हमको एग्जैक्टली करना क्या है इसके अंदर के ई वे बिल के साइट पे हमने लॉगिन कर दिया, फिर उसके बाद में होम पेज में नीचे एक बटन है हमको जनरेट बल्क करके। जैसे ही हम लोग जनरेट बल्क को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ पे वो पूछता है कि आपका जेसोन फाइल कहाँ पे है। तो जैसे अभी ये जेसोन फाइल हमारा जनरेट हो गया है, तो ये जेसोन फाइल को हमको पोर्टल पे अपलोड करना है। पोर्टल पे जैसे ही हम लोगों ने अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद में ई वे बिल पोर्टल कुछ सेकंड का टाइम लेता है, उसको वो हमारी जो अपलोडेड फाइल है उसको वेरीफाई करता है। और वेरीफाई करने के बाद में अगर वहाँ पे कुछ एरर है तो एरर शो करेगा। अगर एरर नहीं है तो आपको वहाँ पे एक जनरेट का बटन मिलेगा। जनरेट के बटन को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, और वो जो 12 डिजिट ई वे बिल नंबर जो जनरेट होगा वो हमको टैली के अंदर यहाँ पे जाके इंसर्ट करना है। ओके, तो जैसे ही हमने ये जनरेट कर दिया तो इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है कि मुझे ई वे बिल पोर्टल के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम है। सेकंडली, कितने भी नंबर ऑफ लाइन आइटम्स आपके टैक्स इनवॉइस में रहने दो, वो एक एक इंफॉर्मेशन मुझे मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं। थर्डली, इन ई वे बिल जनरेट करते वक्त ही टैली मुझे अगर कुछ पॉसिबल कॉज ऑफ एरर है या वार्निंग है तो वो मुझे वहाँ पे शो करता है। तो मुझे वो एरर्स निकालनी है और एरर फ्री रिकॉर्ड पोर्टल पे अपलोड करना है। और जैसे ही 12 डिजिट ई वे बिल नंबर मेरा जनरेट हो जाता है और मैं टैली में सेव करता हूँ, तो मुझे जब मैं टैक्स इनवॉइस जनरेट करूंगा तो टैक्स इनवॉइस में मुझे मेरा ई वे बिल नंबर भी यहाँ पे शो कर देगा। तो इसकी वजह से मेरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाता है। अभी हम लोग इसमें रिपोर्ट्स देखेंगे कि भाई ई वे बिल से रिलेटेड टैली ने क्या क्या रिपोर्ट्स हम लोग को दिए हैं। अगर मुझे रिपोर्ट्स देखना है तो रिपोर्ट्स के लिए हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर जीएसटी में चले गए, फिर यहाँ पे ई वे बिल में आ गए। अभी ई वे बिल में मुझे यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: एक्सपोर्ट फॉर ई वे बिल, सेकंडली अपडेट ई वे बिल इंफॉर्मेशन, एंड थर्डली ई वे बिल रिपोर्ट। तो पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर ई वे बिल। तो ये एक सेक्शन मुझे वहाँ पे हेल्प करता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कारणवश टैक्स इनवॉइस सेव करते वक्त अगर ई वे बिल की फाइल जेसॉन फॉर्मेट में अगर एक्सपोर्ट नहीं होती है तो उसका पूरा डिटेल्स मुझे यहाँ पे पता चल जाता है। जैसे पहला ही ब्लॉक है इनवॉइसेस विथ इनकम्प्लीट और मिसमैच इंफॉर्मेशन, कि भाई किस वजह से ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो उसमें दो टाइप के ऑप्शंस मतलब सिनेरियो आ सकते हैं। एक तो HSN कोड नॉट स्पेसिफाइड है, या सेकंडली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई वे बिल इज नॉट प्रोवाइडेड। जैसे फॉर एग्जांपल पिन कोड नहीं डाला हुआ है, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट डेट नहीं है, ट्रांसपोर्टर का नेम तो डाला है लेकिन ट्रांसपोर्टर आईडी डाला हुआ नहीं है, किलोमीटर करेक्ट नहीं है। तो इस टाइप की एरर्स वहाँ पे आ सकती है। वो करने के बाद में अगर सपोज फर्स्ट गो में अगर इनवॉइस से
जेसोन फाइल अगर एक्सपोर्ट नहीं हुई तो वो नॉर्मली इनवॉइसेस रेडी फॉर एक्सपोर्ट में दिखेंगी। वहां पे आप जैसे ही क्लिक करके और उसको एक्सपोर्ट करोगे तो जो भी टैक्स इनवॉइसेस हमारे इनवॉइसेस एक्सपोर्ट हो चुके हैं वो इनवॉइसेस एक्सपोर्टेड कॉलम में आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको ये टोटल 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में अगर सपोज एक्सक्लूडेड बाय यूजर है, से फॉर एग्जांपल किसी कारणवश हमने ई-वे बिल जनरेट तो कर दिया है लेकिन अगर मुझे वो सबमिट नहीं करना है मुझे अगर सबमिट नहीं करना है तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मुझे ई-वे बिल अपडेशन। से फॉर एग्जांपल अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स इनवॉइस में जाके अगर वो सेव नहीं किया है ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे एक दिखाई देगा अपडेट ई-वे बिल इंफॉर्मेशन। जैसे कॉलम में हम लोग जाएंगे तो वहां पे मुझे आइदर मैं पार्टी वाइज कर सकता हूँ या फिर मैं डेट वाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद में मुझे वो एक टेबल दिखाता है कि जहाँ पे मुझे ई-वे बिल इंफॉर्मेशन अपडेट करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ई-वे बिल नंबर डाल दिया और उसका रिस्पेक्टिवली डेट डाल दिया तो अगले बार जब आप ये रिपोर्ट देखोगे तो जो रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं वो रिकॉर्ड वहां से चले जाएंगे। राइट, यहाँ पे ओनली पेंडिंग फॉर अपडेशन यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। एंड लास्ट में मुझे आता है ई-वे बिल रिपोर्ट। तो ई-वे बिल रिपोर्ट में मुझे क्या दिखाई देगा कि जिनका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, जो सेकंड रिपोर्ट से हट गए हैं, वो सारे मुझे ये तीसरे वाले रिपोर्ट में दिखाई देंगे। तो हमने टोटल 3 रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने की कोशिश की है। पहला रिपोर्ट दिखा रहा है कि एक्सपोर्ट ई-वे बिल्स, मतलब जो ई-वे बिल अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं किए हैं तो वहां पे वो एक रिपोर्ट दिखा रहा है। उसमें से हमने जो एक्सपोर्ट करके पोर्टल पे ई-वे बिल पोर्टल पे अपलोड किए और वहां के वेरिफिकेशन के बाद में 12 डिजिट जनरेट हो गया नंबर, और वहां पे हमने इनवॉइस में मेंशन कर दिया, तो वो इंफॉर्मेशन पेंडिंग में से निकल गया है। और जिनमें अपडेटेड है वो थर्ड वाले रिपोर्ट में मुझे इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर के यहाँ से आगे अभी आप में से सभी लोग, आप रहे या आपके कलीग रहेंगे, तो ये सारे ही लोग जो है अगर टैली से ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो सबसे पहला एक ये है एरर फ्री रिकॉर्ड मिलेगा। दूसरी बात ये है कि समय की बचत होगी, टाइम आपका सेव हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि परफेक्ट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड मिलेगा। राइट, अभी मैं एक सेकंड इंफॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल मुझे 4 या 5 डीलर को मटेरियल भेजना है और वो सारा के सारा मटेरियल एक ही गाड़ी में, एक ही ट्रक या एक ही लॉरी में जाने वाला है। तो उसके लिए ई-वे बिल पोर्टल ने हमको एक रिलैक्सेशन या एक कंसेशन ये दिया है कि आप 4 या 5 ई-वे बिल ना बनाते हुए 4 या 5 डीलर का मिलके एक सिंगल ई-वे बिल जनरेट कर लीजिए। और वो सिंगल ई-वे बिल का नंबर, 12 डिजिट नंबर, और उसकी जो डेट है वो बचे हुए जितने भी आपके इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइसेस है, उसमें अपडेट कर लीजिए। से फॉर एग्जांपल डिस्प्ले से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी, ई-वे बिल एंड से ई-वे बिल इंफॉर्मेशन। से फॉर एग्जांपल अभी ये 2 डीलर का माल एक ही दिन में एक ही व्हीकल में जाने वाला है। ओके, तो अभी मुझे इसमें अलग अलग ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है। आई कैन जनरेट अ बल्क ई-वे बिल। ओके, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट फॉर ई-वे बिल में आ गए। राइट, ओके,
ये जितने भी है मुझे ई वे बिल अगर कंसोलिडेट करने हैं तो उतने रिकॉर्ड्स मुझे टैली के अंदर सिलेक्ट करने हैं, और सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं एक्सपोर्ट फॉर ई वे बिल करूंगा तो यहाँ से मुझे कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट हो जाएगा मेरा, राइट। से मैं यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट यस कर दिया, तो यहाँ पे अभी मेरा यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल मेरा जनरेट हो गया है, और वो मैं ई वे बिल के पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, और जैसे ही अपलोड करने के बाद में वो वेरीफाई कर लेगा, और वेरिफिकेशन करने के बाद में मुझे 12 डिजिट नंबर मिलेगा। तो वो जो 12 डिजिट वाला जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे अपडेट करना है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक F12 कॉन्फ़िगरेशन में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक है अलाउ अपडेट ऑफ कंसोलिडेटेड ई वे बिल इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे ये दो कॉलम्स आ रहे हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल नंबर से, फॉर एग्जांपल, ओके, ओके। तो इस तरीके से ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल मेरा अपडेट हो जाएगा, राइट। ओके, सो तो यहाँ तक ये ई वे बिल का प्रोसेस एप्लीकेबल है। अभी ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि भाई हाउ टू जनरेट ई वे बिल, एंड सेकेंडली हाउ टू जनरेट कंसोलिडेटेड ई वे बिल फ्रॉम टैली सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एक 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, ब्रेक लेंगे हम लोग। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए, तो उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या कुछ शेयरिंग करना है तो आप बता सकते हैं। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो इसका मतलब अभी सबको सब समझ में आ गया है। तो मेरे ख्याल से आज के बाद अभी सभी लोग ई वे बिल टैली से ही जनरेट करेंगे, राइट। तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि इसने सजेशन दिया है कि अगर हम लोग मौजिला में ट्राई करेंगे तो शायद ई वे बिल का साइट ओपन हो सकता है, तो लेट मी ट्राई दैट।
ओके, कहीं ना कहीं तो ईवे बिल पोर्टल में दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पे एक सवाल आया है कि ईवे बिल के एक्सपोर्ट लोकेशन को कैसे फिक्स करेंगे। ओके, ठीक है, गुड क्वेश्चन। सी उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल केस में जो हमारा एक्सपोर्ट लोकेशन होता है वही मेरा ईवे बिल का भी लोकेशन होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फिर उसके बाद में डेटा कॉन्फ़िगरेशन, डेटा कॉन्फ़िगरेशन लेने के बाद में एक्सपोर्ट लोकेशन फॉर एक्सपोर्ट फाइल्स से फॉर एग्जांपल अभी अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा डिफरेंट लोकेशन अगर दे देता हूँ, ओके, से फॉर एग्जांपल एक डिफरेंट लोकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, से फॉर एग्जांपल। ओके, ठीक है, इसके बाद में मुझे ये पूछेगा कि भाई टैली टू बी रीलोडेड। ओके, ओके, और से फॉर एग्जांपल अभी मैं दोबारा से वापस उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट को यस बोल दिया, तो ये देखिए अभी ये पहला मेरा लोकेशन था G:टैली ERP9 डेटा, उसके बजाय अभी मैंने जो न्यू लोकेशन वहाँ पे डाला है, अभी मेरा ईवे बिल का जो फाइल है वो नए वाले लोकेशन पे एक्सपोर्ट हो चुका है बजाय कि पुराने लोकेशन पे, राइट। ओके, और कोई किसी को क्वेश्चन, आई होप आई हैव आंसर्ड करेक्टली। यस, तो अगर किसी को और कहीं पे भी डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो हम लोग हमारे अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है टीडीएस कैलकुलेशन एंड टीडीएस वर्किंग इन टैली। As the name suggests, it is a TDS,
इट इज मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इट इज नॉट TDS, TEDIOUS, मतलब ये कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, बशर्ते कि अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो उसमें कोई भी तकलीफ वाला काम नहीं है, राइट। अभी हम लोग इसके बेसिक्स देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एक ये है कि फॉर एग्जांपल इट इज अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। ओके, नाउ व्हाट इज द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS क्या है? TDS इज अ मींस of collecting income tax in India under the Indian Income Tax Act of 1961. Any payment covered under these provisions shall be paid after deducting prescribed percentage. It is managed by CBDT, मतलब Central Board for Direct Taxes, and is part of the Department of Revenue managed by Indian Revenue Service. It has a great importance while conducting tax audits. SSC is also required to file quarterly return to CBDT. Return states the TDS deducted and paid to government during the quarter to which it relates. Now, objectives of tax deducted at source. TDS क्यों कट किया जाता है उसके अंदर? क्योंकि भाई अच्छा खासा बाकी का टैक्सेशन जो है सर्विसेज देने के बाद में या गुड्स परचेज करने के बाद में ये सब होता है, TDS क्यों कट करना है? The objective of the tax at the time of payment of income to various assessees such as contractors, professional, etc. मतलब जैसे आप अगर नहीं कुछ से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं या कुछ आप सर्विसेज अवेल करते हैं, जैसे CA सर्विसेज है, टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज है, तो ये सारी जो सर्विसेज आप अवेल करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो आप सामने वाले इनको पेमेंट जो करते हैं, तो वो पेमेंट के लिए आपको गवर्नमेंट जो है उसने इनकम टैक्स कट करना है, तो वो इनकम टैक्स इज डिडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ TDS, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। एंड गवर्नमेंट रिक्वायर्स फंड्स थ्रू आउट द ईयर्स, हेंस advance tax and tax deducted at source help the government to get funds throughout the year and run the government smoothly. To enable the salaried people to pay the tax as they earn every month. This helps the salaried persons in paying the tax in easy installments and avoid burden of a lump sum payment. मतलब अगर सपोज हर महीना ये पेमेंट अगर डिडक्ट नहीं हुआ और साल के आखिर में एकदम लमसम अमाउंट अगर डिडक्ट हो गया, तो एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट वहां से डिडक्ट हो जाता है, तो जो मुझे आगे चल के प्रॉब्लम में डाल सकता है। सिंस एज सच सभी हम लोग कोविड पैंडेमिक सिचुएशन से जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे बिजनेस चैलेंजेस है, जिसको एक बहुत ही अच्छा और अच्छा नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू नॉर्मल। तो वहां पे भी हम लोग को दिक्कत आ सकती है अगर सपोज पेमेंट्स मंथली या एट द टाइम ऑफ डिडक्शन न होते हुए अगर लमसम डिडक्ट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो काफी बड़ा अमाउंट हम लोग के ऊपर बर्डन आ सकता है। नाउ TDS प्रोसेस में अभी क्या क्या इन्वॉल्व है? TDS मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। द कंसेप्ट ऑफ TDS वाज इंट्रोड्यूस इन 1961, जैसा हमने देखा है। अभी TDS प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे रन होता है या कैसे फॉलो किया जाता है? सबसे पहला एक ये है कि डिडक्टी हु इज नोन एज द सेलर प्रोवाइड्स सर्विस बिल एंड बिल टू द डिडक्टर, मतलब बायर। फिर इसके बाद में डिडक्टर मेक्स द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग द TDS, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टर remits the TDS amount to the bank, that is the treasury. Bank means treasury remit the amount to the government account. फिर उसके बाद में डिडक्टर इश्यूज फॉर्म 16A टू डिडक्टिव फॉर TDS अमाउंट टू बी डिडक्टेड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनकम का पहले तो फिजिकल सर्टिफिकेट लगता था 16A, बट अभी सिंस डिजिटाइजेशन की वजह से भी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी अभी वो उसको फिजिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप आपके पोर्टल पे जाके और आपका पैन नंबर अगर डालेंगे तो वो पैन नंबर के अगेंस्ट में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कितना TDS आपका डिडक्ट किया है, इसका पूरा रिपोर्ट आपको पोर्टल के ऊपर मिल जाता है। Then deductor files the e-TDS to NSDL, जो NSDL का साइट है, which is the governing site for TDS,
तो वहाँ पे डिडक्टर फाइल सबमिट करता है। फिर उसके बाद में NSDL uploads the e-TDS information to income tax department and deductive files the return with form 16A to complete the income tax department, right? Now you mean all the payments we make TDS has to be deducted? ऐसा नहीं है, no. Only specified nature of payments. Currently we have say one example such as rent. अगर सपोज आपकी फैक्ट्री या आपका ऑफिस या आपकी कोई बिजनेस प्रीमाइसेस है जो ऑन रेंट पे है और आप उनको एवरी मंथ रेंट पे करते हैं, तो जब आप रेंट पे करोगे तो रेंट के ऊपर आपका GST भी लगता है और TDS भी डिडक्ट होता है। तो हम लोग एक ये सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे कि से फॉर एग्जांपल रेंट पेमेंट के ऊपर TDS कैसे डिडक्ट किया जाता है या कैसे डिडक्ट करना चाहिए। तो अगर मुझे TDS अगर ऑन करना है तो कैसे ऑन करेंगे? गेटवे ऑफ टैली में F11 फीचर्स में चले गए, F3 में स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में ऑन करने के बाद में वहां पे पूछेगा, जैसे हम लोगों ने जैसे GST एनेबल कर रखा था वैसे अभी TDS भी एनेबल करेंगे, और आफ्टर TDS एनेबलिंग हम लोग ये इंफॉर्मेशन वहां पे लोड करेंगे कि भाई टैन मतलब आपका टैक्स एप्लीकेशन नंबर क्या है वो डालते हैं। फिर उसके बाद में आपका टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर टैन नंबर क्या है वो डाला जाता है। डिडक्टर टाइप क्या है, कंपनी है प्राइवेट कैसा है। फिर उसके बाद में डिडक्टर का ब्रांच या डिवीजन कौन सा है, और बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग इसमें फीड करते हैं। यहाँ से आगे जो भी पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, या कोई भी एजेंसी हो या जॉब वर्कर हो जिनके पास से आप ये काम वर्किंग करके लेते हैं, तो उनके पास से पैन नंबर मांगना जरूरी है। क्योंकि अगर से फॉर एग्जांपल पैन नंबर अगर उन्होंने सप्लाई नहीं किया तो 20% TDS डिडक्ट होता है, और अगर पैन नंबर अगर है अवेलेबल तो पहले ये 10% था, फिर उसके बाद में 5% हुआ, और अभी रिसेंटली इट इज 3.75, मतलब 4.25% TDS डिडक्ट होता है, राइट? ओके। और राइट साइड में जो है ये पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका TDS डिडक्शन है, तो उनके सारे डिटेल्स आपको राइट साइड के स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, राइट? फिर उसके बाद में अगर मुझे TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स अगर डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए टैली ने क्या किया है कि भाई आपको गूगल बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है या फिर कहीं विकिपीडिया सर्च करने की जरूरत नहीं है। टैली में एक छोटा सा बट एक सिंपल बटन दिया है, Ctrl+C, दैट इज कॉल्ड एज हेल्पर बटन। तो हम लोग इसके बाद में टैली के लाइव स्क्रीन में भी देखेंगे। सबसे पहला मैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं, और फिर उसके बाद में हम लोग लाइव टैली में वो देखने की कोशिश करेंगे। ओके। तो जैसे TDS में नेचर ऑफ पेमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो वो मुझे जैसे डिफाइन करने के लिए अगर मैं हेल्पर की अगर मुझे मदद लूंगा, तो हेल्पर में मुझे वो दिखाता है कि भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या उसके सेक्शन है कि जिसके अंदर TDS डिडक्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग एक से एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ऑफिस का रेंट है या हाउस रेंट है या बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट है, तो उसके लिए नेचर ऑफ सर्विसेज क्या आएगा? रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, उसका सेक्शन है 194I। फिर उसके बाद में पेमेंट कोड दिया है एंड रेट उसका परसेंटेज दिया है। ये जस्ट एक प्रोटोटाइप एग्जांपल दिया है, आपको प्रिवेलिंग जो रेट्स है वो TDS के साइड से मिल जाएंगे और वो हमको वहां पे डालने के रहते हैं। ओके। फिर उसके बाद में राइट, अभी मुझे से फॉर एग्जांपल जो लैंडलॉर्ड है या शॉप ओनर है, अगर उनका लेजर क्रिएट करना है जिनसे हमने ये रेंट पे लिया है, तो वो इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग वो लैंडलॉर्ड का एक लेजर क्रिएट करेंगे। ओके। बाकी एक ही रहता है, जैसे मेरा नॉर्मल वेंडर रहता है वैसे ही ये लैंडलॉर्ड रहेगा, मतलब ये सेंट्री क्रेडिटर के अंडर आ जाएगा, और हमको यहाँ पे उनका पैन नंबर मेंशन करना है, और अगर एप्लीकेबल रहेगा तो GST नंबर भी वहां पे मेंशन करना है। ओके।
से फॉर एग्जांपल उनको शॉप का जो रेंट है से 20,000 शॉप का रेंट है और पैन नंबर स्पेसिफाई किया है, तो ये एग्जांपल के मुताबिक 10% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो 20,000 का 10% है 2,000। तो आप अगर ये स्क्रीन पे अगर देख पाएंगे तो उसके अंदर तो ये टीडीएस जो है ये कैलकुलेटर लेके मुझे बैठने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए दो ऑप्शंस रहते हैं। एक तो जब मैं उनका जेवी बुक करूं या उनका सर्विस बिल अगर मैं बुक करूं तो उस टाइम पे मैं टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूं, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि मैं बिल या जो उनका सर्विस बिल है वो नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से बुक करूं और जब मैं उनको पेमेंट करूं तो पेमेंट के टाइम पे मैं टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूं। पर नॉर्मल केस में क्या होता है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट केस प्रीफर करती है या फर्स्ट ऑप्शन प्रीफर करती है। उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर पेमेंट देते वक्त अगर भूल गया या कोई से फॉर एग्जांपल सर्विस बिल बुक या रेंट का बिल बुक किया है, उस टाइम पे अकाउंटेंट ए था और फॉर सम रीजन ही इज ऑन लीव या ही इज नॉट अवेलेबल एंड पेमेंट करते वक्त अगर अकाउंटेंट बी पेमेंट कर रहा है तो उसको मालूम ही नहीं है कि इनका ऑलरेडी टीडीएस हमने डिडक्ट करना है। और अगर उन्होंने भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि एक तो टीडीएस का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा खराब हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि जितना पीरियड के लिए वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया है तो उतने के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट और पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो इट्स बेटर है कि हम लोग उसका सर्विस बिल, रेंट बिल या परचेज बिल वॉटेवर में भी तो वो जब बुक करते हैं तो उसी टाइम पे हम लोग उसको टीडीएस अप्लाई कर दें, राइट। ओके, अभी उसके बाद में जब हम लोग इनको पेमेंट कर रहे हैं तो सिंस हम लोगों ने ये प्रीवियस एग्जांपल में टीडीएस उनका रेंट का बिल बुक करते वक्त ये कट कर लिया है, तो इसलिए अभी हम लोग उनको पेमेंट देते वक्त 20,000 का पेमेंट नहीं करेंगे। ये सिनारियो के अंदर उनको 18,000 का पेमेंट करेंगे और 2,000 रुपीज का उनको फॉर्म 60 में इशू करेंगे ताकि ये पूरा रेंट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये जो 2,000 रुपीज उसका वो शॉप ओनर का जो डिडक्ट किया है टीडीएस, उसका हम लोग स्टैट्यूटरी पेमेंट करेंगे ट्रेजरी ब्रांच के लिए, राइट। तो ये आपके सामने एक चलन जनरेशन का एक स्क्रीन दिखा रहा हूं मैं उसके अंदर, और इसको बोला जाता है स्टैट पेमेंट या स्टैट्यूटरी पेमेंट, मतलब जो लीगल पेमेंट है टीडीएस के हिसाब से, तो वो पेमेंट हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट का सप्लीमेंट्री डिटेल का विंडो आता है। फिर वहाँ पे वो पूछता है कि भाई टैक्स कौन सा है, तो टीडीएस है। फिर उसके बाद में पीरियड कौन सा है, कौन से पीरियड के लिए ये हम लोग टीडीएस भर रहे हैं। फिर उसके बाद में कौन से डेट तक हम लोगों ने टीडीएस डिडक्ट किया है, उसका सेक्शन क्या है, उसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, डिडक्टिव स्टेटस क्या है। फिर उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब विद इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, मतलब देश में है या देश के बाहर है। तो इस टाइप के सारे ऑप्शंस वो मुझे पूछता है। जैसे हम लोग ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे तो इस टाइप का एक उसका प्रिंट प्रीव्यू का एक ऑप्शन आता है चालान का, और यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो ये टीडीएस का मेरा टैक्स चालान जनरेट हो गया है। तो ये अभी गॉन आर द डेज के भाई पहले इसका प्रिंट निकाल के और इसके साथ कैश, चेक या डीडी जो भी रहता था वट एवर मोड ऑफ पेमेंट, वो बैंक में जाके फिजिकली डिपॉजिट किया जाता था। लेकिन अभी डिजिटाइजेशन की वजह से एंड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन डिजिटल पेमेंट इज कंसर्न, मतलब इज मोस्टली रिक्वायर्ड, तो हम लोग इसको ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अभी टीडीएस अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो इसमें दो रिटर्न्स होते हैं, एक फॉर्म 26Q और दूसरा आता है फॉर्म 27Q। क्यू का मतलब होता है क्वार्टरली, से सपोज अगर वहां पे एम रहता था तो एम का मतलब होता था मंथली, अगर वाई होता था तो वाई का मतलब है ईयरली, लेकिन वहां पे सिंस क्यू लिखा है क्यू का मतलब होता है क्वार्टरली। तो फॉर्म 26Q is the quarterly return of TDS in respect
ऑफ ऑल पेमेंट्स अदर देन सैलरीज। मतलब अगर मैं किसी एम्प्लॉय की सैलरी में टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूं तो वो 26Q में नहीं आएगा, लेकिन अगर पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस प्रोवाइडर, जॉब वर्कर, ये जो भी पेमेंट्स हम लोग कर रहे हैं ये सारे का डिटेल्स मुझे 26Q में भरना है। और 27Q में है कि इज द रिटर्न ऑफ फॉर deduction of tax in respect of payments made to non-residents other than salary. So that is the 27Q. Okay. Now can we file the 26Q return from Tally? Yes. तो अगर मुझे 26Q अगर प्रिपेयर करना है या जनरेट करना है तो उसके लिए इनफैक्ट इट इज प्रिटी सिंपल। लेट्स सी 27Q रिटर्न इन टैली। तो अगर मैं 27Q का रिपोर्ट अगर मुझे देखना है तो गेटवे कैसा रहेगा, गेटवे ऑफ टैली, फिर उसके बाद में डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट्स एंड उसके बाद में आता है मेरा फॉर्म 26Q। तो जैसे फॉर्म 26Q में जाएंगे तो ये ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट में मुझे गिवन पीरियड के लिए ये वैल्यूज दिखाता है कि भाई इसमें हमने डिडक्शन एट नॉर्मल रेट कितना किया है, हाइयर रेट में कितना किया है, लोअर रेट में कितना किया है, जीरो रेट में कितना है, कंसेशन कुछ है। तो इस टाइप का ये यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होता है और ये फाइल जो है ये आप एक्सपोर्ट करके, और जो NSDL का साइट है विच इज नथिंग बट अ वेरिफिकेशन साइट है, तो वो साइट के ऊपर आप ये टीडीएस के रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। So here is how we see the statistics of voucher, deduction details and payment details. You can generate e-return file of TDS with a click on a button, कंट्रोल ई जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करोगे आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको ई रिटर्न। तो जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो ई टीडीएस रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, NSDL के साइट पे आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। ओके तो इस तरीके का एक आपको विंडो आएगा, वहां पे वो पूछेगा एक्सपोर्ट यस और नो। आपने अगर उसको यस कर दिया तो एक उसका आपका ई टीडीएस रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। NSDL के साइट पे आप उसको अपलोड करके वैलिडेशन करा सकते हैं। ओके तो अभी तक हमने ये प्रोसेस में ये समझने की कोशिश की है कि सबसे पहला टीडीएस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, फिर उसके बाद में क्रिएशन ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स कैसे किया जाता है, बुकिंग, रेंट एक्सपेंसेस, टीडीएस डिडक्शन एंड टीडीएस पेमेंट्स। तो अभी हम लोग सीधा लाइव टैली के अंदर जाएंगे और टैली के अंदर कैसे वर्किंग करना है तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ओके जैसे वहां पे दिखाया था मुझे F11 फीचर्स में, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, और यहाँ पे सिंस ऑलरेडी टीडीएस मेरा एनेबल्ड है, लेकिन सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स को मैं यहाँ पे यस करूंगा। जैसे ही यस करूंगा तो मुझे यहाँ पे वो 10 डिजिट टैन नंबर पूछता है, तो टैन नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। फिर उसके बाद में डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे वो मुझे पूछता है कि भाई ये इंडिविजुअल HUF है या कंपनी है, वो मुझे स्पेसिफाई करना है। डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीजन क्या है, देन उसके बाद में सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये टीडीएस के लिए साइनिंग अथॉरिटी कौन रहेगा। आप जैसे ही इसको यस करोगे तो और एक विंडो खुल जाएगा। फिर यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन, नेम सन ऑब्लिक डॉटर ऑफ, फिर इसके बाद में डेजिग्नेशन, पैन नंबर, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस, अगर मुझे रेट एंड एग्जम्पशन अगर कुछ स्पेसिफाई करना है, जैसे इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट फॉर TDS, अगर वो मुझे यस करना है, आप जैसे ही यस करोगे तो जब आप इसके नेचर ऑफ पेमेंट या डिडक्शन में जब डालोगे उसके डिटेल्स, तो वहाँ पे आप एक्सेप्शन मेंशन कर सकते हैं। एंड सेकंडली एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम। से फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट की आप सर्विसेज ले रहे हो और आपको वो TDS प्रोडक्ट के ऊपर डिडक्ट करना है, मतलब उसके लैंडिंग कॉस्ट में ऐड करना है, तो वो भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ से हमने अभी TDS एनेबलमेंट कर लिया है। अभी मुझे से फॉर एग्जांपल लेजर क्रिएट करना है। से TDS ऑन
रेंट मुझे डालना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे TDS ऑन रेंट करके एक लेजर डाला है, फिर उसके बाद में ये मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर चला जाएगा। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स मेरा TDS रहेगा। फिर उसके बाद में ये लिस्ट ऑफ TDS एंड नेचर ऑफ पेमेंट्स, तो ये कहाँ से आया, ये अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर किया, तो जैसे मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे एक हेल्पर का बटन दिया है, कंट्रोल C आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो कंट्रोल C को क्लिक करने के बाद में आपको एक होल लॉट ऑफ लिस्ट आएगा। से फॉर एग्जांपल एक न्यू नेचर ऑफ पेमेंट अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके अंदर से एक न्यू कैटेगरी है। ओके, और जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल C हेल्पर को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दिखाई देगा कि भाई नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, फिर उसका सेक्शन क्या है और पेमेंट डिडक्शन का उसका कोड क्या है। तो ये तीनों ही इंफॉर्मेशन आपको ये पूरे टेबल के अंदर यहाँ पे मिल जाती है। तो इनमें से अगर मान लो से फॉर एग्जांपल कमीशन और ब्रोकरेज आपको लेना है तो आप ये जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऑटो कैप्चर हो जाएगा। ओके, और से अगर सपोज विदाउट पैन है तो परसेंटेज कितना रहेगा, फिर उसके बाद में इज अ जीरो रेटेड नो, और उसके बाद में थ्रेशोल्ड या एग्जाम्पशन लिमिट अगर कुछ है तो वो भी मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। राइट, हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे वो सेव कर दिया तो उसने मुझे वो ऑप्शन वहाँ पे लाके दिखा दिया। ओके, ठीक है। ऐसा ही सपोज फॉर एग्जांपल एक TDS ऑन प्रोफेशनल फीस के ऊपर अगर मुझे देना है तो जैसे लेंगे वो भी मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर चला जाएगा, TDS के अंडर आएगा। फिर उसके बाद में फीस फॉर प्रोफेशनल्स और सर्विसेज, और इसको जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो मुझे वहाँ पे दिखाई देगा 194J उसका सेक्शन है एंड पेमेंट कोड उसका 94J दिया है। और अगर मैं इंडिविजुअल के लिए लेता हूँ वो भी 10% है एंड अदर देन डिडक्टिव टाइप्स विद पैन है वो भी 10% है। ठीक है, फिर उसके बाद में और एक लेजर में बनाता हूँ से मुझे यहाँ पे अगर रेंट ऑफ गोडाउन देना है। ओके, रेंट ऑफ गोडाउन ले लिया, फिर उसके बाद में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ले लिया। ओके, और यहाँ पे नीचे आने के बाद में इज TDS एप्लीकेबल यस कर दिया एंड नेचर ऑफ पेमेंट में ले लिया रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर। ओके, ठीक है। से अभी फॉर एग्जांपल ये मुझे अगर इसमें एंट्री करना है, से फॉर एग्जांपल ये रेंट ऑफ गोडाउन है, से ये 10,000 है मेरा। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट जाएगा वो 9,000 जाएगा, और TDS ऑन रेंट है वो 10% की 10% ऑफ 10,000 दैट इज 1,000, तो 1,000 मेरा ऑटोमेटिक इसमें से अप्लाई हो गया है। राइट, तो अभी जब हम लोग ये जो मिस्टर लैंडलॉर्ड है इनको जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के बारे में मुझे ये दिखाई देगा। ओके, फिर उसके बाद में ये आ गया आपका, तो इनको अभी हम लोगों ने पेमेंट जो करा है वो 9,000 किया है ना कि 10,000, क्योंकि उनका 1,000 रुपीज जो है वो TDS हमने ऑलरेडी उनका डिडक्ट कर दिया है। ओके, जो कुछ भी चेक है या ट्रांसफर है जो भी है वो हमने उनको दे दिया है। ओके, से फॉर एग्जांपल और एक एंट्री में करने की कोशिश करता हूँ से उसके एग्जांपल में। ओके, रेंट ऑफ गोडाउन से
अक्टूबर मंथ में ले रहा हूँ या से नवंबर मंथ, तो ठीक है, ओके, और से 15,000, ओके। फिर उसके बाद में स्टॉप लॉस लगाया, और TDS ऑन रेंट, ओके। तो यहाँ पे 1500 रुपये मेरा TDS डिडक्ट हो गया है। अभी अगर मैं TDS के अगर रिपोर्ट्स देखूंगा इसके अंदर, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट TDS से 26Q, ओके। से अभी ये पूरा क्वार्टर का देखा है, तो क्वार्टर का देखने के बाद में मुझे यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। एक जो पहला वाला ट्रांजेक्शन था वो आया मेरा 1000 रुपीज का, और जो दूसरा ट्रांजेक्शन है वो आ गया मेरा 1500 का। अभी सिंस पहले में बैंक अकाउंट दिख रहा है और दूसरे में लैंडलॉर्ड दिख रहा है, क्योंकि से फॉर एग्जांपल हमने TDS तो डिडक्ट कर लिया है उनका, लेकिन अभी गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, ट्रेजरी ब्रांच में पे नहीं किया है, इसलिए वो वहाँ पे एप्लीकेबल दिखा रहा है मुझे, ओके। 27Q में जाएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। ओके, 27Q, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये अदर डिडक्शंस है अदर देन सैलरीज के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा मुझे रिटर्न ट्रांजैक्शन, ओके, TDS आउटस्टैंडिंग। अभी जैसे ही मैं TDS आउटस्टैंडिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि भाई ये टोटल दो ट्रांजैक्शन है। एक अक्टूबर में पेमेंट किया था उसका 1000 रुपीज हमने डिडक्ट कर लिया था, और जो नवंबर में पेमेंट किया था उसका 1500 डिडक्ट किया था। तो टोटल अभी TDS आउटस्टैंडिंग मेरा 2500 बचा हुआ है, ओके। अभी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर ऑप्शन टैली ने दे रखा है कि लेजर्स विदाउट पैन, मतलब यहाँ पे मुझे एक ऐसा लिस्ट मिलता है, जैसे हम में से कई लोगों ने GST का वर्किंग किया है, तो वहाँ पे वो दिखाता है मुझे कि कौन से ऐसे लेजर्स है कि जहाँ पे मैंने GST नंबर फीड नहीं किया है। तो ऐसा ही यहाँ पे जिनके पैन नंबर नहीं डाले हैं या मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि उनके लिए पेमेंट का परसेंटेज ज़्यादा है बजाय कि जिनका पैन नंबर एप्लीकेबल है। और से फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट करना है, तो मैं स्टैट्यूटरी पेमेंट में अकाउंटिंग वाउचर में आऊँगा। से फॉर एग्जांपल पेमेंट में आ गया, फिर उसके बाद में मैं आ गया यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट। तो स्टैट्यूटरी पेमेंट में जाने के बाद में मुझे वो क्या पूछ रहा है, कैसे TDS है, ओके। और ये मुझे सपोज से 1 नवंबर से 30 नवंबर लेना है। फिर उसके बाद में जो डिडक्टेड टिल से 30/11 तक डिडक्ट किया था, से ऑल आइटम्स ले लिया, यहाँ पे भी ऑल ले लिया, फिर यहाँ पे भी डिडक्ट टाइप ऑल ले लिया। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, और से फॉर एग्जांपल कौन सा बैंक में से मुझे इसको पेमेंट करना है। तो जैसे ही मैंने ये ले लिया तो उसने 5000 रुपये प्रोफेशनल फीस का बाकी था और 2500 रुपये आपका रेंट का था। दो रेंट जो लिए पे किए थे हमने अक्टूबर एंड नवंबर में, उसका वहाँ पे ऑप्शन उसने ले लिया है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये चेक के बजाय अगर मैंने NEFT कर दिया है या ई फंड ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैंने से ये पेमेंट किया, अगर मैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाऊंगा तो अभी ये पेंडिंग में
नहीं दिखना चाहिए मुझे। ठीक, तो देखिए अभी टीडीएस आउटस्टैंडिंग में जाएंगे तो 1 नवंबर टिल 30 नवंबर नथिंग इज पेंडिंग, क्योंकि हमने स्टैट्यूटरी पेमेंट कर दिया है। और स्टैट्यूटरी पेमेंट करने के बाद में मतलब बेसिक प्रोसेस क्या है कि वेंडर से या सर्विस प्रोवाइडर से हमने सर्विस ले लिया, उनका सर्विस बिल बुक कर दिया, बिल बुकिंग के टाइम पे हमने उसका टीडीएस ऑटो कैलकुलेट करके और जो बचा हुआ पेमेंट था वो पार्टी को दे दिया, और जो हमने टीडीएस कट किया था वो कटिंग किया हुआ पेमेंट को ट्रेजरी ब्रांच या स्टैट्यूटरी पेमेंट को हमने कर दिया। और उसके साथ में जो ये 27Q जो हमारा ये रिटर्न जनरेट हो चुका है, तो ये रिटर्न हम लोग पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो पोर्टल पे जैसे एनएसडीएल के साइट पे अपलोड करेंगे, एनएसडीएल के साइट पे वेरीफाई होके, और जब वो वेरीफाइड और ओके रहेगा तो वो इंफॉर्मेशन एनएसडीएल का साइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट को भेज देगा। और जिन जिन लोगों के पैन नंबर उसमें मेंशन है, तो उनके पैन नंबर के अगेंस्ट में हमने कितना टीडीएस डिडक्ट किया था ये उनको उनके पोर्टल पे ऑनलाइन दिखाई देगा। तो दिस इज ये इतना जो सेक्शन है, ये दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप लगे तो चैट बॉक्स में टाइप करके रख दीजिए, तो उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप में से किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है यहाँ पे कि स्टॉक आइटम वाइज एंट्री का टीडीएस एंट्री कैसे करें। ओके, स्टॉक वाइज आइटम का कैसे करें, राइट। ओके, गुड क्वेश्चन। सी उसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो F11 फीचर्स में चला गया, ओके, फिर इसके बाद में मेरा F11 फीचर्स, फिर उसके बाद में स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, फिर टीडीएस में जाके मैंने इसको यस कर दिया, और लास्ट में मुझे पूछ रहा है कि एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, तो वो भी मैंने यस कर दिया है। सी बेसिकली इसमें क्या है, ये बाइफरकेशन मुझे क्या देता है कि जैसे मेरे जीएसटी में बाइफरकेशन है कि जीएसटी गुड्स एंड नॉन जीएसटी गुड्स, ऐसा जो बाइफरकेशन है ना, वही सिमिलर बाइफरकेशन आपका टीडीएस गुड्स एंड नॉन टीडीएस गुड्स है। तो से फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, स्टॉक आइटम, इसके बाद में से एक पर्टिकुलर से प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे तो ये पूछेगा सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल्स। आप जिसको इसको यस करेंगे तो इसमें नेचर ऑफ पेमेंट्स क्या है, से फॉर एग्जांपल ये अगर मैं कहीं सर्विसेज में यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल से फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज अगर मैं कुछ दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं वहाँ पे वो डिफाइन कर सकता हूँ। सो लाइकवाइज यू कैन डिफाइन कि भाई कौन से प्रोडक्ट पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा और कौन से प्रोडक्ट पे नहीं होगा। लाइकवाइज इट कैन बी मेंशन। और कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट या कुछ सजेशन कुछ आप अगर देना चाहेंगे तो दिस इज द ओपन फोरम फॉर यू। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई क्वेरी नहीं है तो ये सेशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एंड होपिंग कि भाई आज का सेक्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, कि जिसमें हम लोगों ने दो स्टैट्यूटरी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहला था आपका ई वे बिल जनरेशन, एंड सेकंड आपका एस्पेक्ट था टीडीएस। आई थिंक एक चैट में कोई क्वेश्चन आया हुआ है,
194C अंडर के 2 टाइप के रेट होंगे, कैसे करें? सी अविनाश जी, इसमें बेसिक क्वेश्चन क्या है कि इवन दो सेक्शन सेम है 194C, लेकिन अगर परसेंटेज दो उसके अगर अलग अलग हैं तो परसेंटेज दो अलग अलग होने की वजह एक ये हो सकती है कि नेचर ऑफ पेमेंट अलग होगा या नेचर ऑफ सर्विसेज अलग होगा, पहली बात। या फिर दूसरा एक ऐसा होगा कि अगर सपोज विद पैन नंबर या विदाउट पैन नंबर, ये एक ऑप्शन उसके अंदर हो सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग उतना लेके फिर इसको कंक्लूड करेंगे। सी अविनाश जी, आपका जो सवाल है उसके अंदर के इंडिविजुअल 1%, कंपनी 2% डिडक्ट करते तो कैसे करें? तो सी इसमें बेसिक ये है कि हम लोग जिस से इंडिविजुअल है तो उसका जब हम लोग ये लेजर बनाते हैं तो लेजर में हमको उसको मेंशन करना है कि उसका टाइप क्या है। से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, चलिए एक न्यू ही क्रिएट करता हूँ। से एबीसी नाम का एक लेजर है, ओके, एंड से इज माय सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मैं इनसे सर्विसेज ले रहा हूँ, इनको मुझे पेमेंट देना है, ओके। फिर यहाँ पे जब हम लोग इज डिडक्टेबल तो इसको यस करते हैं। यस करने के बाद में देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन पूछता है कि भाई वेदर ही इज इंडिविजुअल है, ओके। यहाँ पे पूछता है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, फिर उसके बाद में आपका सॉरी यहाँ पे पूछता है इंडिविजुअल या एचयूएफ है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रेसिडेंट ले लिया एंड टीडीएस डिडक्शन इन सेम है, ओके। और से जैसे ही मैंने यहाँ पे पैन के डिटेल्स अगर यहाँ पे डाल दिए हैं, फॉर एग्जांपल से सपोज पैन नंबर नॉट अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पे तो जैसे ही ये इंडिविजुअल को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो जब मैं इनका ये करूंगा नेचर ऑफ पेमेंट का एप्लीकेशन करूंगा या इनका कोई सर्विसेज बिल बुक करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट 1% ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको इंडिविजुअल के बजाय अगर मैंने यहाँ पे कंपनी अगर डाला तो वहाँ पे वो उसका जो परसेंटेज है वो 2% कट करेगा। से फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी ले लिया और कंपनी का पैन नंबर डाल दिया, तो नेचर ऑफ पेमेंट जब हम लोग बुक करेंगे तो वो 2% डिडक्ट करेगा, ओके।
ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी लोगों का शुक्रिया, और जो जिस तरीके से आप हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी भविष्य में ऐसा ही सपोर्ट करते रहिएगा। हैव अ सेफ डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।